हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? जैसे चैप्टर के नाम से हमें समझ में आ रहा है, लिविंग यानी कुछ जीवित प्रजाति जीव जंतु। वर्ल्ड मतलब पूरा संसार, जिसके अंदर हमारे लिविंग थिंग्स भी होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड जो है काफ़ी सारी चीज़ों, यूनिक चीज़ों से, ब्यूटीफुल चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। चाहे वो पहाड़ हो, पेड़ पौधे, झरने, जानवर, जीव जंतु, कुछ भी हो, उन सब से मिलकर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर जो है हमारा एक लिविंग वर्ल्ड बना हुआ है, जिसमें जो है काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या? तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड को अगर हम ब्रेक डाउन करें, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस या विभिन्नता, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स जो हमारी अर्थ पर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसमें एनिमल, प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सभी आते हैं और इन सभी का एक पर्टिकुलर अपना हैबिटेट होता है। हैबिटेट का मतलब एक घर होता है, एक वो एरिया जहाँ पर इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए सभी नेसेसरी चीज़ें मिल जाती है। अब लिविंग वर्ल्ड को हमने बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें है पहला ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कॉन्शियसनेस। वैसे न्यू एनसीईआरटी में ये वाला पोर्शन कट आउट है, बट फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं कि है क्या। तो इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम ये पता लगाएंगे कि क्या मेन कैरेक्टर एक लिविंग वर्ल्ड होने के, लिविंग थिंग्स होने के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है कि जैसे कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। चाहे प्लांट्स हो, वो भी ग्रो होते हैं, एक बीज हम बोते हैं और एक टाइम के बाद में पूरा पेड़ बन जाता है, वो हमें फल देता है। वो चाहे एक बच्चा हो, आज वो बच्चा एक टाइम के बाद में हमारी उम्र का होता है, एक एजड एज का ओल्ड पर्सन बन जाता है। ऐसी ग्रोथ जो है वो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स हो गए, बाउल्डर्स हो गया। माउंटेन के अंदर जैसे कि अभी एक छोटा पहाड़ था, लेकिन साथ में क्या हुआ कि विद द एयर प्रेशर, विद द हवा के साथ में जो भी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं। तो उसके क्या होते हैं, एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी ग्रोथ हो जाती है, उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, उसका मास इंक्रीज़ हो जाता है। अब ग्रोथ दो तरीके की होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसे हम इंट्रिंसिक कहेंगे। एक्सट्रिंसिक नाम ही एक्स है, यानी कि बाहर की तरफ, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड कुछ भी ग्रोथ हो रही है। और जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन का ही है, बाहर की तरफ से पहले थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ा पहाड़ था कुछ, तो फिर उसके बाद सैंड ड्यून्स जैसे बन जाते हैं। उसके बाद उनकी हाइट ग्रोथ होती रहती है, मास इंक्रीज हो जाता है धीरे धीरे विद द एयर प्रेशर, विद द विंड प्रेशर, विद द रेन, काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से एक्युमुलेशन होता रहता है एक ही जगह पर, तो ग्रोथ हो जाती है। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ दो तरीके की होती है, एक तो होती है लिमिटेड और एक होती है अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड में क्या होता है कि उसकी जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम के लिए इंक्रीज़ होती है, जैसे कि प्लांट्स में होता है। लिमिटेड के लिए क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ का मतलब नाम से डिफाइन हो रहा है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए ही उसकी ग्रोथ होगी, उसके बाद जो है ग्रोथ होनी रुक जाएगी, यानी कि सेल डिवीजन जो ग्रोथ के लिए होती है वो बंद हो जाएगी। तो मतलब ये एक ट्रू कैरेक्टरिस्टिक नहीं है हमारा लिविंग बीइंग होने का, क्योंकि जो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है और लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है। सेकंड क्राइटेरिया आता है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन होना किसी भी नए इंडिविजुअल या प्रोजेनी का, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के दो मोड होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम पहले भी अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मोड होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमिट्स नहीं इन्वॉल्व होते। ठीक है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है और इसके काफ़ी सारे मोड है, फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, और ये रैपिड प्रोसेस भी होती है। वहीं अगर बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसके अंदर दोनों पार्टनर्स की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल, एंड इसके अंदर दोनों के दोनों गैमिट्स जरूरत है। माइटोटिक एंड द मियोसिस डिवीजन आकर होती है। इसके अंदर टाइप्स है इसके, ऑटोगेमी, सिनगेमी, एलोगेमी एंड फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल एनिमल्स और ह्यूमंस एंड प्लांट्स, इन सभी में ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन अब बात यह आ जाती है कुछ जो रिप्रोडक्टिव या फिर लिविंग बींग्स जो है वो स्टेराइल होते हैं, वो फर्टिलाइज़ नहीं कर पाते, वो अपने तरह का दूसरा प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, दूसरा ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो क्या ये एक ट्रू कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग का? तो यहाँ से आंसर आता है नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये मैंने कुछ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डायग्राम्स एक्सप्लेन किए थे। जैसे बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सेल होता है हमारा सिंगल ऑर्गेनिज्म वाला, उसके अंदर आइडेंटिकल डॉटर सेल में वो कॉपी हो जाता है जेनेटिक मटेरियल, और दो डॉटर सेल, फिर बडिंग होती है, बड में एक बर्ड साइड में निकल जाती है, फिर उसकी ग्रोथ हो जाती है। आफ्टर जब वो पूरा प्रिपेयर हो जाती है तो डॉटर सेल अलग हो जाती है। ऐसे फ्रेगमेंटेशन में बीच में से दो हिस्सों में पीसेस में ब्रेक डाउन जाती है, तो दोनों हिस्से जो आगे जाकर डॉटर सेल बन जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के थ्रू न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। रिजनरेशन में एक एनिमल है वो कट आउट हो जाता है जहाँ बॉडी उसकी, तो जहाँ जहाँ से कटा तो वहाँ पर एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जैसे हमें पता है जिंजर पोटैटो ब्राइफाइलम के थ्रू, उनकी रूट्स और ये सब के थ्रू ग्रोथ होती है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा, जो प्रोजेनी होगा वो रिप्रोड्यूस हो रहा होगा बिना किसी मेल गैमेट के।
तो ये सारे थे हमारे सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद आता है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिक यूनिट सेल्स क्या है, सेल्स हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है और सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बनते, सेल देन टिश्यू। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, यूनि मतलब सिंगल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा यानी मैनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल्स को हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हमारी लाइफ की। इसके बाद आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स एक ऐसे लिविंग बींग्स है जिनके पास एक यूनिक एबिलिटी है किसी चीज़ को स्टिमुलेट करने का, सेंस करने का, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजी। हमारे पास एक ऐसा सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे भी कोई, फॉर एग्जांपल हमने 10th में पढ़ा था कि जैसे आँख के पास हमारा हाथ जाता है तो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो हमें एक सिग्नल देता है कि हाथ हटा लो क्योंकि यहाँ पर कोई खतरा है। तो हमारा जो है नर्वस सिस्टम हमें सिग्नल्स देता है, स्टिमुली होती है हमारे पास कि हमारे पास एक कॉन्शियसनेस है, हमें एहसास हो जाता है कि हाँ कुछ सही नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि कुछ पेशेंट जो है कोमा में होते हैं, उनका तो ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, तो उनके पास सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, तो यानी कि ये भी एक ट्रू फीचर में नहीं आता। देन आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो है सम ऑफ टोटल ऑल द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारे अंदर अकर होती है, चाहे वो हमारी ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो, चाहे हमारा एक्सक्रीशन हो, चाहे हमारा डाइजेशन हो, हर एक उसके अंदर जो है मूवमेंट के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, हर एक प्रोसेस के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है अकर होता है। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म के अंदर जो है वो हमारा बिल्डिंग अप रिएक्शंस होती है, यानी कि जैसे भी जो हमारा इकट्ठा हो रहा होता है, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ द सेल्स वो होगा। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, उसमें टूट रहा होता है, इसमें जुड़ रहा होता है एनाबॉलिज्म में। तो यही प्रोसेस होती है, इसके अंदर ये बेसिक डिफरेंस होता है। और इसके बाद आती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जैसे हमें पता है, डाइवर्सिटी का अगर हम नॉर्मल वर्ड में मीनिंग देखें, नॉर्मल मीनिंग देखें तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, यानी विभिन्न प्रकार, डिफरेंसेस। तो हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारी डाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी है। यह अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, चाहे कोई देखने में मॉर्फोलॉजिकली अलग है, देखने में अलग है, साइज में अलग है, कलर में, एनाटॉमी में, हैबिट्स में, हैबिटेट्स में, हर एक जीव जंतु एक दूसरे से अलग है। तो उसी के बेसिस पे काफ़ी सारी स्पीसीज़ जो है वो डिस्क्राइब की गई है। 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज़ जो है वो डिस्क्राइब की गई है। अब बात आ जाती है कि इतनी सारी स्पीसीज़ है तो इनको हम याद कैसे करेंगे, इनका नाम कैसे पहचाने जाएंगे। तो ये कोई ऐसा तरीका होना चाहिए ना कि हमारे पास, कि हमें पता चले कि हाँ ये इस स्पीसीज़ को हम पहले से ढूंढ चुके हैं, इसका नाम ये है, तो हम उसे नाम से अपने डाटा में, अपने रिकॉर्ड में देख के पहचान सके। फॉर एग्जाम्पल आम का अगर वर्नाकुलर और कॉमन नेम्स। वर्नाकुलर और कॉमन नेम्स क्या होते हैं? यानी कि कोई भी स्पीसीज़ है, उस स्पीसीज़ का, उस ऑब्जेक्ट का हर जगह पर अलग अलग नाम से हम उसे जानते हैं। जैसे आम हो गया, किस जगह पर हम उसे आम बोलते हैं, कुछ जगह पर मैंगो बोल देते हैं, कुछ जगह पर अम्बा, कुछ जगह पर कैरी, माम, पाम, प्लम। इस तरीके से क्या होता है, अगर एक ही चीज़ के इतने सारे नाम होंगे तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो फिर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए कि जिससे कि हम पूरे के पूरे ऑल इंडिया लेवल पर या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड में उस फ्रूट को या फिर उस एनिमल को किसी एक ही नाम से जाने। तो ऐसे नाम को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नेम, यानी हमने उस स्पीसीज़ या फिर उस फ्रूट को एक बायोलॉजिकल नेम दे देते हैं। तो अब वर्नाकुलर स्पीसीज़ या वर्नाकुलर नेम के डिसएडवांटेजेस क्या है? क्या होता है कि एक स्पीसीज़ को कई सारे नाम दे सकते हैं, या फिर ऐसा होता है कि दो स्पीसीज़ के हम सेम नाम रख सकते हैं, यानी कि आम को भी आम कह दिया और जो संतरा था उसे भी आम बोल दिया कुछ जगहों पर, यानी कि दिल्ली में आम को आम बोल रहे हैं, यूपी में आम को संतरा बोल रहे हैं। तो इस तरीके से कि एक ही स्पीसीज़ के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम हो सकते हैं, या फिर दो स्पीसीज़ का एक ही नाम से बुला सकते हैं। तो इस तरीके से अगर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी, उन कन्फ्यूज़न को रोकने के लिए इसका हमने सोल्यूशन निकाला नोमेनक्लेचर, यानी कि हमने नेमिंग दे दी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को हमने एक ऐसा नाम दे दिया जिससे कि पूरे वर्ल्ड में ऑल इंडिया लेवल पर एक ही नाम से जाना जाएगा, जिसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। जैसे कि ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, ICBACN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट है कल्टिवेटेड प्लांट्स वाला, यानी कि हर एक जो प्लांट होगा, या फिर जैसे प्लांट है तो बॉटनी वाले नाम देंगे, एनिमल है तो जूलॉजी वाले नाम देंगे, वायरस है तो वायरल वाले नाम देंगे, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर वाले नाम देंगे। इस तरीके से हमने नेमिंग को जो है वो क्लासीफाई कर दिया। जो भी साइंटिफिक नाम है ये देगा कौन? साइंटिस्ट देंगे।
बायोलॉजिस्ट देंगे जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगे। अगर हमने आम को मैंगीफेरा इंडिका बोल दिया है तो पूरे यूनिवर्सली जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है हर जगह पर उस नाम से उस फ्रूट को जाना जाएगा। ठीक है। साइंटिफिक जो इंश्योर करते हैं कोई भी नाम देने से पहले साइंटिस्ट की जो है एक प्रोसेस होती है कि कैसे इस प्लांट को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, कौन सी स्पीसीज में रखा जाएगा, उसी बेसिस पर जो है वो इनकी हम नेमिंग देते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वो प्रोसेस होती है हमारी बायोलॉजी की जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीसीज़ को नाम दे रहे होते हैं। नाम देने के एक पूरा प्रोसेस होता है कि कोई भी प्लांट या कोई भी स्पीसीज़ है तो हम उसे पहले तो क्लासिक कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि इसके क्या क्या कैरेक्टर उन्हें लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम पहचानते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये किस कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, ये प्लांट है, फंगी है, एनिमल है या क्या है ये। उसके बाद फिर हम उसको उसके ग्रुप में रख जिस भी ग्रुप से उसके ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे होंगे उसे उस ग्रुप में रख देंगे। देन उसके बाद हम उसकी नेमिंग करते हैं, फिर देते हैं उसके नेमिंग यानी नोमेनक्लेचर होता है। फिर उसके बाद उसका सिस्टमेटिक्स एक वर्ड है तो उसका मतलब होता है, सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है सिस्टम में अरेंज करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब नेमिंग करते कैसे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, यानी कि हम दो नाम जो हमारा नाम है वो दो कंपोनेंट्स में, एक जीनस और एक स्पीसीज, जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, यानी दो कंपोनेंट में हम नाम देते हैं। और जब हम किसी भी स्पीसीज़ का नाम दे रहे होते हैं उसके कुछ रूल्स है जो यूनिवर्सली रूल बनाए गए हैं कि कोई भी अगर नाम है तो लैटिन भाषा का वो वर्ड होगा। ठीक है। अगर टाइप किया जा रहा है तो इटैलिक्स में टाइप किया जाएगा, अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट जीनस का होगा, सेकंड पार्ट जो स्पीसीज का होगा। जीनस का फर्स्ट पार्ट जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट यानी जो हमारी स्पीसीज है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा। ये जो नाम जो शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसके, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, ह्यूमन, होमो सैपियंस, लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस, कैट, फेलिस डोमेस्टिका। तो इस तरीके से हमने कुछ एनिमल्स को नाम दिया और इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना है। टेक्सोनॉमी कैटेगरी हमारा एक अलग से वर्ड है जिसको हम समझते हैं। टेक्सोनॉमी कैटेगरी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हमने क्लासीफाई कर दिया है, कुछ रैंक्स देके, कुछ लेवल ऑफ हायरार्की में डिवाइड कर दिया है। तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है इसमें जो कि हर एक इसकी स्पीसीज़ और कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताएंगे। सबसे बड़ा होगा किंगडम जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हो जाता है। देन होगा इसकी डिवीज़न, फिर उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द स्पीसीज़। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। स्पीसीज़ में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स मिल रहे होंगे, फिर उसके बाद जीनस में कम, फिर फैमिली में और कम, ऑर्डर में और कम, यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते रहेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपस में एक दूसरे से कम मिलते रहेंगे। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। बाकी हम एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का हमने जैसे ये देखते हैं। बुक कौन सी है, स्पीसीज प्लांटेरियम, 1753 में ये बुक लिखी गई थी जिसमें काफ़ी सारे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि साइंटिफिक नेम जो है प्रोवाइड किए गए। मैंगीफेरा, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, कैपिटल M बनेगा और उधर स्मॉल बनेगा। जीनस जेनरिक नेम, स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट। और हम एग्जांपल देखते हैं जैसे कि जीनस देखो, लोयन, टाइगर और लेपर्ड, तीनों की जीनस सेम है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। इधर दूसरा अगर हम प्लांट्स में देखते हैं तो सोलेनम मैंगोली, मेलोंगिना ब्रिंजल का, सोलेनम लाइक्रोपर्सिकम टोमेटो, सोलेनम ट्यूबरसोसम पोटैटो। ह्यूमन बींग्स का होमो सैपियंस, ठीक है। ऐसे हम डॉग, वॉल्फ और जैकाल का देखें तो कैनिस फेमिलियरिस, कैनिस ल्यूपस, कैनिस ओरेस जैकाल का। इस तरीके से हमने कुछ नेमिंग दे रखी हुई है। टैक्सोनॉमी के कैरेक्टर हम स्टेप्स हम देख ही चुके हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देन क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बाद उसको हम नाम दे देंगे। पहले टाइम में भी क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी होती थी क्लासिकल, यानी जिसमें बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देख के बेस कर देते थे कि हाँ भैया इसे कैसे देखने में कैरेक्टर्स इसमें मिल रहा है तो इसमें रख दो। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी का मतलब है कि काफ़ी सारी नई चीज़ जैसे इन्वेंट हो चुकी है, तो अब हम सब चीज़ें देखते हैं, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, डेवलपमेंटल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन, सभी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद ही हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एज वी गो फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स द लोअर टैक्सम मोर कैरेक्टरिस्टिक विद मेंबर विद इन द टैक्सन विद द सेम, यानी कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो उनके कैरेक्टर्स आपस में कम मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जीनस ये पैंथेरा वाला लेके देख लेते हैं, लोयन, टाइगर, लेपर्ड, तीनों की जीन सेम है तो इनमें काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम है।
बिल्ली की प्रजाति वाले हैं, है ना, तो इनके काफ़ी सारे कैरेक्टर जो है वो सेम होते हैं, कार्निवोरस होते हैं ये सब इनके फीचर्स जो है वो सेम होंगे। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं मैमल का, ठीक है। मैमल में ह्यूमन भी आते हैं, हॉर्स भी आती है, व्हेल भी आती है, बंदर भी आते हैं, लेकिन हम सबके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स अलग हैं, ठीक है। तो लेस कैरेक्टर्स जो है वो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक दूसरे से डिफ़र होते चले जाते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर 1 जो है 11th क्लास का समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।